नमस्कार, आखिरी सौदा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत और मैं हूं प्रदीप पंड्या। सबसे पहले बाजार की बड़ी बात है। बाजार में निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिली है आज, और इस रिकवरी के पीछे जो पिछले घंटे भर के दौरान आई है, मेटल, सरकारी बैंक खासतौर से एक भूमिका निभा रहे हैं, जिनमें हमने सुधार होते हुए देखा है। निफ्टी बैंक इनफैक्ट लगातार लीड करता है बाजार को, और आज भी वही तस्वीर नजर आएगी इस रिकवरी के दौरान। इसके अलावा सरकारी तेल कंपनियां आप देखिए, खासतौर पे आईओसी, और इस पूरे सेक्टर में इनफैक्ट तेजी का रुख है। एचपीसीएल के अभी जो नतीजे आए हैं, उन्होंने भी बाजार की मदद ही की है, क्योंकि मार्जिन अनुमान से कहीं बेहतर आता हुआ नजर आया है। लेकिन आज दबाव कहाँ है? फार्मा कंपनियों पे, जहां एक के बाद एक बुरी खबरें आने का सिलसिला जारी है। और अब टेवा के नतीजे देखकर, आंकड़े देखकर भारतीय शेयरों में भी लोगों ने बिकवाली की है या मंदी की है। टेलीकॉम में भी कमजोरी जारी है। ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं? आज पुट राइटिंग चल रही है। इस उछाल के दौरान 10,000 का लेवल काफी अहम, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा पुट की पोजीशनें बनी हुई थी। तो जब तक 10,000 का लेवल डिसाइसिवली ना टूटे, बड़ी मंदी नहीं होगी, ये अंदाजा लोगों को लग रहा था। और आप देखिए, बिल्कुल वहीं से मार्केट पे एक बाउंस आज आता हुआ नजर आया है। 10,000 के नीचे हम कुछ देर के लिए गए जरूर थे, लेकिन अब 10,050 के करीब आ चुके हैं। तो इस पर खास तौर से नजर होगी हर्षदा। इंडेक्स पर लेकिन नजर रखिए प्रदीप, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा एक तगड़ी रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। 10,000 के आसपास ही जूझ रहा था बाजार, किसी तरह से कोशिश कर रहा था कि हम पॉजिटिव टेरिटरी में आए। और अब आप देखेंगे 57 से 60 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स है। निफ्टी भी 38 पॉइंट ऊपर 10,050 पर पहुंचा है। और मिड कैप्स में हालांकि अभी भी चाल थोड़ी सी नरम है, 18 पॉइंट का ही उछाल देखने को मिला है। बैंक निफ्टी ने फिर मदद की है बाजार के मूड को सुधारने की। 100 पॉइंट ऊपर इनफैक्ट वो इंडेक्स ट्रेड करता हुआ 165 पॉइंट अब चढ़ गया है। तो क्लियरली सरकारी बैंकों में जो जोश देखने को मिला है, उसी की बदौलत हम अच्छी रिकवरी दिखा पाए हैं। तो अच्छा सपोर्ट निचले स्तरों पे मिलता हुआ। ऐसे में आखिरी सौदा में आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या करेक्शन अगले हफ्ते भी जारी रहेगा, या ये बॉटम बन चुका है 10,000 के आसपास। फार्मा शेयरों पे खासतौर पे फोकस होगा। भारी गिरावट का दौर फिर से शुरू हुआ है, तो क्या करना चाहिए आपको? नतीजों पर बात करेंगे हम डाबर के मैनेजमेंट से, और अगले हफ्ते आने वाले टाटा स्टील के नतीजे, रिजल्ट पर सीएनबीसी आवास का पोल आपके लिए लेकर आएंगे। इसके अलावा रोज की तरह से कुछ ही देर में आपको बताएंगे कहां लॉन्ग करें और कहां शॉर्ट। 3 बजे निफ्टी कॉल और 3:15 पे बीटीएसटी या एसटीबीटी। लेकिन स्टॉक्स पर नजर रखिए, जहां पर आज हमने देखा है अच्छा एक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इंडेक्स के लीडर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जिन्होंने बाजार को निचले लेवल से उठाया जरूर है। आईओसी 5% ऊपर, हीरो मोटोकॉर्प में 3% का उछाल, वेदांता मेटल्स में लगातार चमक देखने को मिल रही है, तो वेदांता उसका पूरा फायदा उठाता हुआ। बीपीसीएल अब आउट परफॉर्म कर रहा है, और आइशर मोटर्स में भी हमने देखा लगभग 2% तक की तेजी बनती दिखाई दे रही है। लेकिन बैंक से और खासकर सरकारी बैंकों में आज तेजी दिख रही है। पंजाब नेशनल बैंक जो काफी पिटा था हाल फिलहाल में, ये स्टॉक देखिए 1.5% ऊपर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा में भी हमने देखा है अच्छी रिकवरी नेशनल लेवल से। और जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, उज्जीवन के बहुत खराब आंकड़े थे, लेकिन नेशनल लेवल्स पर एक अच्छी रिकवरी आई है, 3.5% ऊपर। इक्विटास में भी उसी को देखा देखी 3.5% का उछाल देखने को मिल रहा है। लेकिन फार्मा एक कमजोर कड़ी है आज की। जैसे प्रदीप मेंशन कर रहे थे, टेवा की ओर से जो नंबर्स देखे गए, उसका डर अब भारतीय कंपनियों में भी बढ़ रहा है। स्पार्क पिटा है, डॉक्टर रेड्डीज, ऑरबिंदो, सन फार्मा और बायोकॉन के लिए आज ऑफकोर्स एक बहुत बड़ी नेगेटिव खबर आई। इनके प्लान की जो जांच हुई है वहां से, और वो 4% नीचे गिरता हुआ। रिजल्ट्स के लिहाज से एमएनएम ने नंबर्स थोड़े से डिसअपॉइंटिंग दिए हैं। स्टॉक अब 1% नीचे आ गया है। एचपीसीएल का काफी बढ़िया प्रदर्शन रहा, मार्जिन के फ्रंट पर 1.5%, 2% का उछाल। डाबर 0.5% ही ऊपर है, और वेल्सपन कॉर्प आज इंट्राडे में 6% भागा था। फिलहाल यहाँ पर हम देख रहे हैं करीब करीब 4% की तेजी बनती दिखाई दे रही है। लेकिन ढेर सारे ऐसे काउंटर्स हैं मिड कैप में जहाँ पर तेजी बन रही है। टाइटन ऑफ कोर्स एक बेहतरीन नतीजा देखने को मिला है, तो 9% ऊपर। आरसीएफ, एमएनएम फाइनेंशियल, टिन प्लेट, स्पाइस जेट, ये दूसरे गेनर्स है आज के ट्रेड के। बिल्कुल। और इस वक्त अगर आप नजर डालें निफ्टी पे, क्योंकि आज 10,000 का अहम लेवल हमने थामने में कामयाबी हासिल जरूर की है, लेकिन पहला चार्ट जो हम आपको दिखाएंगे वो थोड़ा लंबी अवधि का होगा। आज हफ्ते का आखिरी दिन है, और ऐसे में आपको इस हफ्ते के दौरान जो हमने बाजार को अटकते हुए देखा है, उसकी वजह फिर से याद दिला दें। ये चार्ट हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं, और ये ऊपर की तरफ जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है, जो 2008 से शुरू होती है, 2015 और फिर अभी आती है, तो बिल्कुल वहीं पर आकर के ऊपर 10,000 के लेवल से कुछ ऊपर हम बाजार को अटकते हुए देख रहे हैं। तो ये जो एक रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए ऊपर के स्तर पे 10,100, 10,200 के आसपास, अभी इसके ऊपर हमारा ब्रेकआउट नहीं आया है। लेकिन हाँ,
शॉर्ट टर्म की तस्वीर क्या है, आइए उस पर नजर डालते हैं। जो हमने सपोर्ट हासिल किया ये आपके सामने अब पिछले करीब 7-8 सेशन के आर्ली चार्ट्स हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10,000 के लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, इसलिए क्योंकि वहाँ पर ज़बरदस्त पुट राइटिंग की हुई है, वो तो है ही। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें तो मार्केट ये इस एक चैनल में बनता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। फिलहाल एक पैरिटी टारगेट भी अगर आप लेने की कोशिश करें तो इन्हीं लेवल के आसपास दिखाई दे रहे थे और हमने 10,000 के करीब से एक बाउंस आते हुए देखा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि लंबी अवधि के लिहाज से जो हमें लगता है 10,100 10,200 के बीच में टॉप बन रहा है, उसके बाद अगर ये गिरावट शुरू हुई है तो क्या आपको अपनी कोई शॉर्ट पोजीशन काट लेनी चाहिए? शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स ने 10,000 के करीब पोजीशनें काटी क्योंकि उन्हें अंदाजा था कि वहां पे पुट राइटर्स खड़े हैं। लेकिन अगर आप अपनी कोई पोजीशन अभी भी लेकर खड़े हैं तो ये जो गिरावट आई है ये वाकई में एक लंबे डाउन ट्रेंड की शुरुआत है या नहीं, ये कैसे पता चल सकता है? और इसके लिए आपको फिलहाल ये चार्ट देखना चाहिए जहां पर आप देख रहे हैं ऊपर से जो ये पूरी गिरावट आई, हम कह सकते हैं आज का लो अगर आप पकड़ते हैं तकरीबन 3 दिन पहले के हाई से, और इसको अगर आप रिट्रेसमेंट के तौर पे देखें तो आपको दिखाई देगा ऊपर ये जो 2 लाइनें बनी हुई हैं, एक के हम ऊपर आ गए हैं और दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इससे आपको अंदाजा लगेगा कि ये जो पूरी रिकवरी है वाकई में उसमें कितना दम है और जो ऊपर से मंदी शुरू हुई थी वो अभी भी बाकी है या नहीं। तो यहाँ पे लेवल कौन से होंगे? 10,045 से 10,065। ये 10,045 था जिसके ऊपर हम आ गए हैं और 10,065 की तरफ जा रहे हैं। अगर इस बैंड के ऊपर जैसे इस वक्त ये निफ्टी निकल रहा है, अगर ये टिका रहता है तो वो इस बात का संकेत होगा आपके लिए कि ये जो हमने गिरावट देखी थी वो दरअसल खत्म हो चुकी है बाजार में और आपको बचे हुए शॉर्ट्स भी काटने चाहिए। तो 10,065 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है और टिकता है तो वहां पर आपको बचे हुए शॉर्ट्स भी फिलहाल काट लेने चाहिए। ऊपर का रेजिस्टेंस बरकरार है लेकिन शायद गिरावट का सिलसिला अभी कंफर्म नहीं हुआ है, ये संकेत आएगा। मार्केट ब्रेथ भी अगर आप देखें तो सुधरी है और हमारा फेयर एंड ग्रीन मीटर अब धीरे धीरे पॉजिटिव साइड में स्विंग देता हुआ नजर आएगा। 56 के करीब पहुंच चुका है कल के 45 के आंकड़े के मुकाबले, तो आंकड़ा काफी बेहतर है। लेकिन घंटे 2 घंटे पहले भी अगर आपने देखा होता तो ये 50 के आसपास था, वहां से भी एक पॉजिटिव स्विंग आया है क्योंकि मिड कैप्स में भी थोड़ी रिकवरी दिखी है और अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है प्रदीप। यहाँ पर जिस तरह के काउंटर्स में हमने देखा है एक्शन आता हुआ दिखाई दिया और इस तमाम स्टॉक्स ट्रेडर्स फेवरेट्स ही हैं। यही वजह है कि हम अब 34 पॉइंट ऊपर है इस इंडेक्स पर और बैंक निफ्टी में देखिए करीब 180-90 पॉइंट की बढ़त देखने को मिल रही है। ढेर सारे नंबर्स आ रहे हैं, फटाफट आपको बता दें आंध्रा बैंक का क्या परफॉर्मेंस रहा है। नेट एनपीएस में इजाफा 11,120 करोड़ पर एनपीएस आए हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगभग यहाँ पर उछाल देखने को मिला है। 1,000 करोड़ और एनपीएस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। शोभा के नंबर्स आए, मार्जिन इंप्रूवमेंट है और शोभा 435 रुपीज पर शेयर पर एक बायबैक भी लेकर आएगा। तो ये फिलहाल 2 हेडलाइंस इस समय की। आंध्रा बैंक का मुनाफा भले ही बढ़ा है लेकिन एनपीए की स्थिति फिर बिगड़ती हुई। स्टॉक हाउएवर करीब 2-2.5% तक की बढ़त दिखा रहा है और शोभा के नंबर्स अच्छे रहे हैं। बायबैक का इंतजार था, 425 रुपए प्रति शेयर पर वो बायबैक आ रहा है और दोनों ही स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। किरण जाधव हमारे साथ है। इनफैक्ट किरण, इन स्टॉक्स पर पहले आप अपनी राय दें। शोभा स्पेशली अच्छी तेजी दिख रही है इसमें। शोभा में अच्छी खासी तेजी देखने में भी मिलेगी। नेक्स्ट रेजिस्टेंस करीबन 410-412 का है, वो टेस्ट करते नजर आएंगे हम। एक अच्छा करेक्शन हमने देखा था करीबन फर्स्ट लेवल ऑफ करेक्शन जो कि खत्म हो चुका था करीबन 385 के लेवल्स के करीब। तो अगर कोई लॉन्ग पोजीशंस अभी क्रिएट करता है तो इनका स्टॉप लॉस 380 का रखना चाहिए। टारगेट्स 410-412 का देखने में मिल जाना चाहिए और 425 पर वो बायबैक आ रहा है, ये याद रखिएगा। आंध्रा बैंक आप इसका चार्ट पढ़िए क्योंकि यहाँ पर एनपीएस की स्थिति बिगड़ती हुई साफ नजर आ रही है। लगभग 13.3% के आसपास वो एनपीएस आए हैं। स्टॉक हल्का हल्का कूल ऑफ करने लगा है। टेक्निकली कोई डायरेक्शनलेस ट्रेंड में है। डायरेक्शन आपको 53 के नीचे या 60 के ऊपर ही मिलेगी। इन 7 रुपए के बीच में कुछ ना करने की ही सलाह होगी सूरज। ओके और इस बीच अगर हम ये देखें खास तौर पे कुछ एक्टिव स्टॉक्स जहां पर पोजीशन बनती हुई दरअसल नजर आ रही है तो वो है आईबी रियल, जिसमें आज भी काफ़ी हद तक पोजीशन बनी है। लेकिन ये जो 2 स्टॉक हैं रियल एस्टेट के, आईबी रियल और एचटीआईएल, इनमें बिल्कुल उल्टा ट्रेंड दिख रहा है। आईबी रियल एक तरफ मजबूत है और एचटीआईएल की जबरदस्त पिटाई हो रही है। किरण, इस पर क्या राय देंगे आप?
आईबीरियल क्लासिक ट्रेंड में चल रहा है और अभी फ्रेश बाय करने की सलाह नहीं होगी क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल नहीं है। पर फिर भी कोई एग्रेसिव ट्रेडर है तो इनको स्टॉप लॉस 238 का रहेगा। लॉन्ग पोजीशंस बनाने चाहिए। 252 टू 255 के टारगेट देखने में मिल जाने चाहिए। एचडीआईएल की बात करें तो इधर ओपन इंटरेस्ट एडिशन काफी अच्छे बढ़ते नजर आ रहे हैं और काफी अच्छी गिरावट देखने को मिली है। तो मेरा मानना है कि इधर लॉन्ग पोजीशन तो बिल्कुल ना ले और इधर ये स्टॉक करीबन 68 से लेके 66 लेवल्स टेस्ट करता नजर आएगा अगले हफ्ते और इन लेवल्स पे वापस एक बार रिव्यू ले लेना चाहिए। अगर आप एक राय बैंक निफ्टी और स्पेशली ये जो दिग्गज बैंक है जिसमें एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा शामिल है, एक अच्छा स्पाइक देखने को मिला है। क्या कल के शॉर्ट्स प्राइमरीली कवर हुए हैं या फिर कुछ नई तेजी भी आई है? नहीं, मुझे लगता है जो वॉल्यूम देखने को मिल रहा है इंडिविजुअल स्टॉक्स में और ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखते हैं और उसका थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक आज के जो शॉर्ट बने हैं वही उसी की शॉर्ट कवरिंग की रैली देखने को मिल रही है। फ्रेश लॉन्ग्स ऐड नहीं हुए ना कि इधर कल के शॉर्ट्स कवरिंग हो रही है। तो मेरा मानना है कि आज जो पहले घंटे में जो शॉर्ट्स क्रिएट हुए थे उनकी ही कवरिंग रैली है। तो कुछ मैं ज्यादा रीड नहीं कर रहा हूँ इस बुलिश मूव के लिए। मैं सिर्फ ये कल का जो पिछले 2 दिनों का जो फॉल आया है उसका एक पुल बैक रैली समझ के मान रहा हूँ। अगर आज 24,900 के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोजिंग देता है तो एक बार रिव्यू ले लूंगा। वैसे भी जैसे मैंने कहा निफ्टी के बारे में, निफ्टी में भी 10,060 एक अहम लेवल है। इसके ऊपर क्लोजिंग देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा बुल्स के लिए। बिल्कुल, तो देखना होगा कि क्या आप 10,060 के ऊपर वाकई में क्लोजिंग होते हुए देखते हैं या नहीं। निफ्टी में ऊपर के लेवल पर जैसे कि हम बात कर रहे थे रेजिस्टेंस लेवल के बिल्कुल करीब आया और वहां से ही अब ये वापस थोड़ा सा हल्का होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आज के ट्रेड में अगर आप नजर डालें वेदांता पे, जहां पर काफ़ी अच्छे लॉन्ग पोजीशंस बनती हुई नजर आई है और अभी करीब 3% ऊपर तकरीबन 7% के एडिशन के साथ ट्रेड कर रहा है। क्या एक तेजी का ट्रेड देखते हैं आप इस पे किरण? बिल्कुल, बहुत ही स्ट्रांग चार्ट है और इधर भी ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। 7% राइज इन ओपन इंटरेस्ट एडिशन, वॉल्यूम भी काफी अच्छे देखने को मिल रहा है। ये एक काउंटर है जहां पे आपको पॉजिटिव डाइवर्जेंस है और आपका पैसा इधर ही रहना चाहिए। 284 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने चाहिए। अगले हफ्ते या आते दिनों में 300 के लेवल क्रॉस करते ये स्टॉक जरूर देखने को मिल जाना चाहिए। साथ ही आज हम देख रहे हैं एक पुल बैक आया है एनबीएफसीज में, उज्जीवन, इक्विटास, एमएनएम फाइनेंशियल्स पर तो आपने कॉल दे दिया था कि तेजी का खिलाड़ी है, यहाँ पर खरीदारी करना प्रेफर करेंगे। लेकिन इक्विटास और उज्जीवन में जो एक टर्न अराउंड आया है सुबह की बिकवाली के बाद, ये कितना टिकाऊ है? इक्विटास मुझे लगता है कि काफी अच्छा पुल बैक रैली देखने को मिल रही है, अच्छी वॉल्यूम्स के साथ, अच्छा ओपन इंटरेस्ट एडिशन। सॉरी, इक्विटास में ओपन इंटरेस्ट एडिशन नहीं देखने को मिल रहे हैं पर चार्ट पैटर्न काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। 174 के टारगेट्स सोमवार तक देखने को मिल जाने चाहिए। वॉल्यूम्स काफी अच्छे है। उज्जीवन में मैं डाउटफुल है। ओपन इंटरेस्ट एडिशन बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं पर इसमें मुझे लगता है कि आज सवेरे जो शॉर्ट पोजिशन ट्रैप हुए हैं उनकी शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल रही है। तो शायद आपको और 1-2 दिनों का जायजा लेना पड़ेगा कि ये सही में बॉटम हो चुका है उज्जीवन का या नहीं। ओके, उज्जीवन में सुबह शॉर्ट्स इसलिए बने क्योंकि नतीजे काफ़ी कमज़ोर थे, लेकिन सरप्राइजिंगली पूरी रिकवरी आ गई और उसके बाद बंदी के खिलाड़ी भी यहाँ फंस गए, ऐसा अंदाज़ा है किरण का। एक और स्टॉक देखिए दिग्गज में है हीरो मोटो, जिस तरह का बिल्डअप है 15-16% के आसपास का लॉन्ग बिल्डअप और अच्छी तेज़ी, क्या कहेंगे? बहुत ही शानदार मूव हमने देखी है इसमें और मेरा मानना है कि इधर भी इसने जो स्विंग टॉप था करीबन 3850 का, ये इसने क्रॉस कर दिया है आज और एक बहुत तगड़े वॉल्यूम्स के साथ किया है। तो मेरा मानना है कि ये इधर से भी हायर लेवल देखने को मिल सकते हैं। साइकोलॉजिकली 4000 एक छोटा सा बैरियर रहेगा पर ये 4000 जल्दी क्रॉस करता नजर आएगा। अगर हम थोड़े से लंबे चार्ट के नजरें लेते हैं तो पिछले 3-4 महीने का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट 3 दिन पहले हमें देखने को मिला था, उसी का कंटिन्यूएशन पैटर्न देखने को मिल रहा है और इसका टारगेट करीबन 4300 आता है जो कि अगले 2 महीने के अंदर आ जाना चाहिए। ओके, तो ये फिलहाल राय आपके लिए आते हुए हीरो मोटो पे। वक्त है इजाजत लेने का किरण, कोई डिस्क्लोजर्स? बहुत सारे स्टॉक्स डिस्कस किए। मुझे ये जनरल डिस्क्लोजर की जो मैंने अभी सजेशन दिया है वही सजेशन हमारे क्लाइंट्स को दिए होंगे और मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं पर फैमिली पोर्टफोलियो में हो सकते हैं। शुक्रिया आपका। थैंक यू। और एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सिदानी और इक्विटी रश के कुणाल सराफ भी जुड़ेंगे हमारे साथ।
बाजार में एक शानदार रिकवरी। बैंक निफ्टी खासकर अपने दिन के लो से 200 पॉइंट से ज्यादा की रिकवरी दिखाने में कामयाब, 132 अंक ऊपर है। और निफ्टी में भी हम देख रहे हैं 1050 के आसपास यहाँ पर मामला बैठता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ जुड़ गए हैं आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सिदानी और साथ ही इक्विटी रश के कुणाल सरावगी। आप दोनों का ही स्वागत है। एक रिजल्ट्स हैवी दिन आज भी देखने को मिला है। भले ही यहाँ पर हमने ज्यादा मिड कैप के नंबर्स देखे हों सिद्धार्थ, लेकिन एचपीसीएल पर आपकी राय चाहिए क्योंकि जीआरएम्स बहुत स्ट्रॉन्ग और वैसे भी कल से हम देख रहे हैं ओएमसीज में अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। एचपीसीएल के नतीजों पर अब क्या राय रहेगी? क्या खरीदेंगे ये शेयर या फिर आप प्रिफर करेंगे अभी भी आईओसी लेना? नमस्कार। देखिए, एचपीसीएल के जीआरएम्स की अगर बात कर रहे हैं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए हैं, बट अगर नेट इनकम की बात करें तो वो एक्सपेक्टेशन से कम है। हालांकि ओएमसीज में अगर देखा जाए तो हम अभी भी बीपीसीएल पे दाव लगाना चाहेंगे। हम मानते हैं कि बीपीसीएल ही एकमात्र कंपनी होगी जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है आने वाले समय में, क्योंकि रिफाइनिंग साइड ऑफ द बिजनेस भी अच्छा कर रहा है, साथ ही साथ मार्केटिंग मार्जिन का जो बेनिफिट मिलने वाला है वो तो मिलने ही वाला है। ओके, तो आप फिलहाल यहाँ फोकस रखना चाहेंगे, लेकिन आज के खास परफॉर्मर्स पे अगर हम नज़र डालें तो एक स्टॉक जो है उज्जीवन का, अभी कुछ देर पहले ही हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे काफ़ी शॉर्ट्स कवर हुए हैं। ये सिद्धार्थ कैसे देखते हैं आप? नतीजे इतने कमज़ोर होने के बाद भी निचले स्तरों से ये स्टॉक करीब 14% रिकवर हो गया है। जी बिल्कुल, ये एक सरप्राइजिंग ज़रूर है क्योंकि जिस हिसाब से नतीजे आए हैं बहुत ही ख़राब आए हैं। इनफैक्ट एमएफआई स्पेस में प्रदीप जी अगर देखें तो सारों के नंबर ख़राब आए हैं। तो ये स्पेस में अगर देखा जाए तो मैं नहीं मानता हूँ कि उज्जीवन पे एक बेट करना चाहिए। अगर बाइंग की सलाह रहेगी भी ये स्पेस से तो हम मानते हैं कि इक्विटास पे एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है, शॉर्ट टर्म में भी एक मोमेंटम बन सकता है और मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में ये एक बड़ी बैंक बन सकती है। ब्रांच एक्सपेंशन है अच्छी, उसी के कारण नतीजों में भी थोड़ा इम्पैक्ट दिख रहा है क्योंकि लेवरेजेस ज़्यादा है। बट इक्विटाज हम मानते हैं एमएफआई स्पेस में और स्मॉल फाइनेंस बैंक में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकता है आने वाले 3 से 4 क्वार्टर में। कुणाल, इन स्टॉक्स पर जिस तरह की तेजी या फिर जिस तरह का टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है एनबीएफसीज में, एमएनएम, इक्विटास, उज्जीवन, इवन रेपको होम फाइनेंस, इनमें कौन सा शेयर आपको ज्यादा टिकाऊ लग रहा है चार्ट्स पर, जहां पर शायद अब भी खरीदारी का मौका है? देखिए, चार्ट के लिहाज से देखें तो देखिए 2 काउंटर्स में मेरा इंटरेस्ट है। सबसे पहले एमएनएम फाइनेंशियल की बात करें तो इसमें एक लगातार आउट परफॉर्मेंस देखी जा रही थी और इसमें हमने 3 या 4 सत्र पहले भी एक बड़ा ब्रेकआउट आते हुए देखा और आज भी आप देखिए बहुत अच्छी बाइंग हो रही है। और जिस तरह के ब्रेकआउट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर आ रहे हैं, मुझे लगता है कि सबसे अच्छा आपको ट्रैक्शन इसी काउंटर में देखने को मिलेगा। उज्जीवन जिसकी बात अभी आप लोग कर रहे थे, मुझे लगता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण सपोर्ट इस काउंटर के लिए 290-300 के रीजन में था और बिल्कुल उन्हीं सपोर्ट से आप इसमें दोबारा से आज एक ट्रैक्शन बनते हुए देख रहे हैं। कुछ शॉर्ट कवरिंग का भी सहारा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर 340-350 के लेवल्स भी शायद आते हुए दिखें। तो अगर आप थोड़े से रिस्क टेकिंग ट्रेडर हैं तो मुझे लगता है उज्जीवन में भी एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग प्ले बनता है। ओके, जीवन पे ये कॉल आ रहा है, लेकिन साथ ही आप देखिए लॉजिस्टिक्स स्टॉक्स आज काफ़ी हद तक एक्शन में रहे हैं भारी वॉल्यूम के साथ। वीआरएल लॉजिस्टिक्स पिछले घंटे के दौरान अच्छी तेज़ी दिखाकर दिन के हाइस पे आया है, लेकिन शुरुआत से ही हमने गति, स्नोमैन, इन सभी में आज काफ़ी एक्शन देखा है क्योंकि कल जो मीटिंग होने वाली है जीएसटी काउंसिल की, उसके आसपास हम अक्सर देखते हैं इन शेयरों में तेज़ी बनती है। लेकिन कुणाल, क्या फिलहाल आपको लग रहा है इस वक्त एक मौका है कि आप लॉजिस्टिक्स स्टॉक्स लेकर जाएं? देखिए, चार्ट पर प्रदीप कोई खास ऐसे कोई ब्रेकआउट नहीं दिखाई देता है, तो मुझे लगता है कि इंतजार करना चाहिए। वैसे भी काफ़ी वक्त से स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे स्नोमैन की बात करें तो मुझे लगता है कि अभी तक कोई ब्रेकआउट के अभी कोई संकेत चार्ट पर नहीं है, तो फिलहाल के लिए एक बार वेट एंड वॉच करना चाहिए। वीआरएल के लिए कारण है इस तेजी का 77% से ज्यादा का उछाल इनके मुनाफे में देखने को मिला है। ये करीब 33 करोड़ या फिर 33.5 करोड़ पर आंकड़ा देखने को मिला है। साथ ही साथ रेवेन्यू पर अगर आप गौर करें, ये 492 करोड़ पर आया, उसके बाद ही वो स्टॉक 3.5% तक की तेजी दिखाता हुआ नजर आया। इसके अलावा कुछ और काउंटर्स जहां पर हमने देखा है थोड़ा सा ट्रैक्शन बीते कुछ मिनटों में, सारे गामा ये काउंटर रैली कर रहा है, करीब 5-5.5% का उछाल
प्रॉफिट डबल हुआ है, 1.7 करोड़ से बढ़कर 3.3 करोड़ पर प्रॉफिट आया है और रेवेन्यू में भी 28% का उछाल। मार्जिन्स बहुत स्ट्रांग रहे हैं। डीवीज एक कंपनी जिसमें 3% की तेजी देखने को मिल रही है, स्पेशली आज के दिन जहां पर ज्यादातर फार्मा कंपनियों की धुलाई हो रही है। डीवीज लैब में एक उछाल आ रहा है, वो स्क्रीन पर लेकर आएंगे आपके लिए शेयर। आयरलैंड और स्लोवेनिया के रेगुलेटर्स ने विशाखापट्टनम की इनकी यूनिट की जांच की और वहां पे कोई पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन नहीं है, यानी कि कोई नेगेटिव खबर तो आई नहीं है। लेकिन सिद्धार्थ, जिस तरह का खबरों का फ्लो रहा है इन फार्मा कंपनियों के लिए, आज टेवा की खबर आई जहां पर यूएस मार्केट में प्राइसिंग प्रेशर उस कंपनी को फेस करने पड़ रहे हैं और आप मानिए ट्रेमर्स देखने को मिले बाकी भारतीय लिस्टेड कंपनियों में। कितना मूड बिगड़ेगा इन फार्मा कंपनियों पर, आपको लग रहा है और गिरावट आएगी? देखिए, मुझे उम्मीद है कि यहाँ से गिरावट और बरकरार रह सकती है फार्मा स्पेस में, क्योंकि पिछले 2 महीनों में फार्मा ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। तो हम मानते हैं कि यहाँ पे एक नरमी ज़रूर रह सकती है ओवरऑल फार्मा स्पेस में। पहले से भी मैं कहता आया हूँ, फार्मा में चुनिंदा होने की बहुत ज़रूरत है। अगर देखा जाए बड़ी श्रेणी की कंपनियों में, लार्ज कैप में, तो हम मानते हैं कि कैडिला पे बाइंग कर सकते हैं। जहाँ पे भी गिरावट आती है, कैडिला एक स्टॉक है, वहाँ पे देख सकते हैं। और मिड कैप श्रेणी में अगर देखा जाए तो न्यूलैंड लैब हमें बहुत बेहतरीन लगता है। ओके इस बीच आप देखिए आंध्रा बैंक के भी नतीजे अब से कुछ देर पहले आए और यहाँ पर मुनाफे में करीब 30% का उछाल देखने को मिला है। हालांकि ग्रॉस एनपीए भी बढ़ गया है 12.25 के मुकाबले 13.25 पे, लेकिन नतीजे के बाद ये एक उछाल आया। फिलहाल थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ऊपर के लेवल पर जरूर आ रही है। सिद्धार्थ, आप कैसे देखते हैं इसको? मुनाफा 30% बढ़ा है, लेकिन चूंकि एनपीए भी बढ़े हैं। एनआईआई अगर आप देखें हालांकि तो 13.5% बढ़ता हुआ नजर आएगा और प्रोविजनिंग स्टेबल सी है, तो उसके चलते खास दबाव देखने को नहीं मिला है, हम ये कह सकते हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, अगर मुनाफा थोड़ा बढ़ा है तो ये एक अच्छी उम्मीद दिखाती है निवेशकों के लिए, पर जिसने इसमें निवेश किया है, हम मानते हैं कि इस पे हर एक जो उछाल आएगा कंपनी में उससे निकलने की कोशिश करे, क्योंकि पीएसयू मिड कैप बैंकिंग स्पेस में अभी भी दबाव बरकरार रह सकता है, क्योंकि एक क्वार्टर थोड़ा सा हल्का अच्छा आएगा, थोड़ा एक खराब आएगा। तो इस सब जद्दोजहद में हम मानते हैं कि यहाँ से निकलने की कोशिश करे जिसके निवेश है। और अगर पीएसयू स्पेस में ही आपको निवेश करना है तो हम मानते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बेहतरीन कंपनी है। बहुत सारे ट्रिगर्स है आने वाले टाइम में। कंसोलिडेशन का भी बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता है, साथ ही साथ डिपॉजिट रेट कमाई गई है, निम्स बेहतर हो सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो सबसे बड़ी बैंक है, इस पे निवेश करें रादर देन एनी मिड कैप पीएसयू। ओके, तो एसबीआई टॉप पिक रहेगा और इसी पर आप फोकस करें तो बेहतर है। पीएसयू बैंकों में हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जब लौटेंगे कुछ और स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे, साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आज निफ्टी में क्या ट्रेड बनता है आज के यू टर्न के बाद और अच्छी तेजी की जो चाल बाजार ने पकड़ी है। डाबर के नतीजों पर कंपनी के मैनेजमेंट से भी होगी बातचीत। बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। स्वागत है आपका एक बार फिर। और इस वक्त आप नजर डालिए बाजार ऊपर के लेवल पर अटके और अब धीरे धीरे फिर से निफ्टी हल्का हो रहा है। निफ्टी बैंक भी हालांकि अभी भी 100 पॉइंट ऊपर है, लेकिन ऊपरी स्तरों से साफ तौर पे दबाव नजर आया है। तो एक बार की जो उछाल आया वो अब करीब करीब पूरा हो चुका है, ऐसा हम कह सकते हैं। और बाजार में ऊपरी स्तरों से फिर थोड़ा सा दबाव, खास तौर पे कुछ स्टॉक्स अगर आप देखें जिन पे इस वक्त भी काफ़ी हद तक गिरावट चल रही है। मिड कैप्स में मिर्ज़ा इंटरनेशनल आप देख सकते हैं, CDSL पे नज़र डालिए जहाँ पर हमने दबाव बढ़ते हुए देखा है। वेल्सपन इंडिया पे कुछ दबाव बढ़ रहा है और बड़े शेयरों में डॉक्टर रेड्डीज पे नुकसान और बढ़ा है और अब ये करीब 3.5% नीचे, औसत से कहीं ज़्यादा वॉल्यूम के साथ आज डॉक्टर रेड्डीज में ये गिरावट आ रही है। तो फार्मा ओवरऑल तो आज कमज़ोर है ही, लेकिन खास तौर पे रेड्डीज पे दबाव बढ़ता हुआ फिलहाल नज़र आ रहा है। लेकिन एक और अहम स्टॉक जिस पर आज हमारी नज़र है वो है डाबर, क्योंकि नतीजे आए अब से कुछ ही देर पहले और हमने यहाँ पर देखा कि हालांकि सेल्स थोड़ी सी कमज़ोर दिखाई दी है उम्मीद के मुकाबले में, लेकिन मार्जिन काफ़ी हद तक प्रोटेक्टेड रहे हैं। इस पर बात करते हैं। अनुमान से थोड़े कमज़ोर नतीजों के बाद कंपनी का मुनाफा जहां घटा है 265 करोड़ पे आए और मार्जिन में भी कमी आते हुए दिखाई दी। हमारे साथ डाबर के CFO ललित मलिक अब जुड़ रहे हैं। मिस्टर मलिक, स्वागत है आपका। कैसे देखेंगे आप ये जो गिरावट आई है? अगर आप हमें एक अंदाज़ा ये दें कि वॉल्यूम में जो कमी है वो टेम्परेरी है
या ये दबाव आगे भी बना रहेगा, या ये मानेंगे कि इस क्वार्टर में वो रीस्टॉकिंग के साथ पूरा रिकवर हो जाएगा? जी, जहाँ तक क्वार्टर 1 का सवाल है, हमारी 4.4% की जो गिरावट है वो एक प्री जीएसटी इम्पैक्ट के कारण हुई है, और वरना पहले 2 महीनों में हमें एक बढ़त ग्रोथ सेल में दिखाई पड़ी थी। हम आशा करते हैं कि क्वार्टर 2 में भी हमें ग्रोथ की दिखाई पड़ेगी, और ज़्यादा करके हमारे H2 में हम ये उम्मीद करते हैं कि हम एक नॉर्मलाइज्ड ग्रोथ देख पाएंगे, जो कि एक पोस्ट जीएसटी सिनारियो में स्टेबलाइज्ड होगी, और साथ ही साथ अच्छा मॉनसून और अच्छे फेस्टिवल सीजन के कारण हम अच्छी बढ़त की उम्मीद रखते हैं। आपके मार्जिन्स इनफैक्ट बेहतर दिख रहे हैं 17.2%, क्योंकि आपने शायद एड स्पेंड कम किया है, लेकिन आगे क्या एड स्पेंड्स यही रहेंगे, इन्हीं लेवल्स पर रहेंगे, कुछ और खर्च नहीं करेंगे, और फिर मार्जिन्स पर क्या असर देखने को मिल सकता है, इफ एट ऑल वो एड पर खर्चा बढ़ता है? जी, जहाँ तक एडवर्टीजमेंट स्पेंड का सवाल है, हम जितने हमारी टॉप लाइन की बढ़त है उस हिसाब से हम उसमें अवश्य इन्वेस्ट करते रहेंगे, और काफ़ी कुछ इस बात पे भी डिपेंड करता है कि हम एक नए प्रोडक्ट्स को भी जिस तरह से अगर लॉन्च करेंगे एक सामान्य मार्केट के दायरे में, तो हम अपने एडवर्टीजमेंट स्पेंड को भी अधिक बढ़ाएंगे। और जहाँ तक हमारे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर का सवाल है, हम एक मीडिया स्पेंड और साथ ही साथ प्रमोशनल स्पेंड को एक साथ देखते हैं, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो ओवरऑल बकेट में हमारा मिक्स चेंज हो सकता है, किंतु हम एक कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट की तरह अपने मीडिया स्पेंड को देखते हैं, और आने वाले समय में जिस हिसाब से हमारी ग्रोथ होगी हम उसमें अधिक से अधिक इन्वेस्ट करने का प्रयत्न करेंगे। ओके, जीएसटी की वजह से ये वन टाइम लॉस आया है करीब 14.5 करोड़ का जो आपने बताया, क्या कुछ और भी लॉस हो सकता है और ज़्यादा कॉम्पनसेशन देने की, खर्च करने की ज़रूरत पड़ सकती है, या पूरा का पूरा आ गया है? जी, जहाँ तक हमारे 14.5 करोड़ प्रोविजन का सवाल है, वो हमने जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास कट ऑफ डेट पे ट्रांजिट इन्वेंट्री थी, उसमें जो रेट डिफरेंस के कारण इम्पैक्ट आया है, उसके वजह से हमने अपना प्रोविजन बुक्स में रख दिया है। इसके अलावा आने वाले समय में हमारे पास जो इन्वेंट्री हमारे बुक्स में थी, और वहाँ अगर जो इम्पैक्ट है जीएसटी में, तो उसका थोड़ा इफेक्ट क्वार्टर 2 में भी आएगा, और उसे हम जिस तरह से हम अपनी सेल करेंगे, जिस हिसाब से उसका इफेक्ट होगा वो रिफ्लेक्ट करेगा हमारे क्वार्टर 2 के परफॉर्मेंस में भी। मलिक साहब, वेरी क्विकली अगर आप हमें बता सकें, टूथपेस्ट बिजनेस में किस तरह का परफॉर्मेंस है? आपके कॉम्पिटिटर्स ने कुछ प्राइस कट लिए हैं, क्या आप भी फॉलो करेंगे, और क्या मार्केट शेयर आप लार्जली टारगेट कर रहे हैं? जी, जहाँ तक टूथपेस्ट का सवाल है, हमें इवन क्वार्टर 1 में अच्छी बढ़त देखने मिली है, और आने वाले समय में क्वार्टर 2 में हम जहाँ तक हो सकेगा अपने कंज्यूमर को एक बेनिफिट जीएसटी का जरूर पास ऑन करेंगे, और साथ ही साथ मार्केट सिनारियो को देखते हुए जो भी आवश्यक होगा बिजनेस इंटरेस्ट में और कंज्यूमर के बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए हम वो सभी स्टेप्स लेंगे, ताकि अधिक से अधिक बेनिफिट हमारे कंज्यूमर को हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर मलिक आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। शुक्रिया। और अब आइए नज़र डालते हैं एमआरएफ के नतीजे पर जो अभी अभी आ रहे हैं, और यहाँ पर आप देखिए तो मुनाफा घटा है, 491 से घटकर 106 करोड़ पर आता हुआ, और यहाँ पर हमारा भी अनुमान था कि मुनाफा घटेगा, लेकिन हमारे अनुमान से भी काफ़ी कम ये आंकड़ा आया है, तो ये एक निराशा होगी सीएट के बाद। मार्जिन लेकिन प्रदीप देखिए 24% से सिर्फ 7% रह गए हैं, और ये एक मेरे ख्याल में रिपीट परफॉर्मेंस है। आपको याद होगा कल सीएट के नंबर्स आए और वहां पर भी मार्जिन में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी, तो स्थिति एमआरएफ के लिए भी कुछ खास बेहतर नहीं है। मार्जिन 7.7% पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एक ड्रास्टिक डिक्लाइन, एबिटा के लेवल नंबर्स भी आ रहे हैं यहाँ पर, वो भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स में कुछ इजाफा देखने को मिला है, 2340 करोड़ का वो आंकड़ा। एबिटा देखिए 840 से घटकर 275 करोड़, और इन नंबर्स को देखकर साफ जाहिर है कि स्टॉक की धुलाई होगी। 4% नीचे इनफैक्ट वो काउंटर ट्रेड करता हुआ। आय बढ़ी है हल्की सी, 3972 करोड़ पर वो आंकड़ा आया है। अनुमान था कि प्रेशर रहेगा, लेकिन 4% वो स्टॉक टूट रहा है इस समय। सिद्धार्थ, आप इन नंबर्स पर क्या कॉल लेंगे, क्योंकि आपको याद होगा कल सीएट के नंबर्स देखकर आज सुबह में काफी धुलाई हुई इस काउंटर की, और एमआरएफ के मार्जिन पिक्चर भी इतनी कुछ खास ग्रेट है नहीं।
जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं हर्षदा, क्योंकि सीएट के नंबर जिस हिसाब से डिसअपॉइंटिंग थे, जिस हिसाब से 70-80% अबिटा डाउन था, ये सब देखते हुए एमआरएफ के नंबर्स भी उतने ही खराब है। हम मानते हैं कि ये पूरे क्षेत्र में जीएसटी का एक इम्पैक्ट जरूर देखने मिला है, पर अगर ये क्षेत्र में कहाँ जाके बाइंग करे या किस पे बाइंग करे, अगर ये समझना है तो मानते हैं कि वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से जो कंपनी सबसे बेहतर परफॉर्म करेगी, जो बेहतर दिखेगी, उसी पे ही बाइंग करनी चाहिए। हम मानते हैं कि वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से अपोलो, एमआरएफ या सीएट के बीच में जेके टायर की वैल्यूएशन सबसे बेहतरीन है। तो अगर यहाँ पे भी अगर कुछ गिरावट दिखती है तो वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से एक बाइंग जरूर कर सकते हैं, बट ध्यान रहे कि ये जो भी रहेगी ये 2 क्वार्टर के हिसाब से ही बाइंग करें। ओके, तो आप जेके टायर चुनेंगे यहाँ पे, लेकिन एमआरएफ के इन नतीजों के बाद जिस तरह से ये फिलहाल पूरा का पूरा सेक्टर ही कमज़ोर हो रहा है, देखिए जेके टायर भी गिरा है। इस नतीजे को चूंकि पूरे सेक्टर का एक ट्रेंड ज़रूर हमें समझना चाहिए। हमारे साथ अब आनंद टंडन भी जुड़ रहे हैं। आनंद, स्वागत है आपका। आप कैसे देखते हैं इस नतीजे को? पहले सीएट और अब एमआरएफ। अब जिस तरह से गिरावट आ रही है, लगातार एंटी डंपिंग ड्यूटी की डिमांड हो रही थी इंडस्ट्री की ओर से, क्या एनालिस्ट को, बाजार को इस बात का अंदाज़ा नहीं था जब हमने इतनी ज़बरदस्त तेज़ी देखी और अब नतीजे देखकर गिरावट आ रही है? ये देखिए, हमेशा ये होता है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी के आसार से लोगों को लगता है कि प्रॉफिट आ जाएगा। जब तक नहीं आएगा तब तक जो इंडस्ट्री है वो बहुत कॉम्पिटिटिव है। तो अगर एंटी डंपिंग ड्यूटी आती है डेफिनेटली फायदा होता है, अगर नहीं आती है और अगर उसमें डिले होता है तो अर्निंग्स में ऐसे कोई खास रुझान नजर आपको ऊपर की तरफ नजर नहीं आएगा, जो कि आपको दिख रहा है अभी रिजल्ट्स में। लेकिन अब क्या ये नहीं मानना चाहिए कि अब तो शायद एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी है तो उसका फायदा मिलेगा, अब बेचना कहाँ तक ठीक होगा? खैर, इस पर बात करेंगे, पर पहले आगे सुनते हैं वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अंडर द नेम भारत 22, just as a background, last year in the year 2016-17, our revised disinvestment target was rupees 45,500 crores. We were able to realize rupees 46,247 crores. Hello. This comprised of both CPSE disinvestment as also a strategic disinvestment and income from the management of the SUTI investments. Now this year we have a fairly stiff target of rupees 72,500 crores, of which disinvestment is 46,500, strategic disinvestment is 15,000, and others, which is primarily the listing of the public sector insurance companies, is 11,000 crores. So far, we've been able to realize rupees 9,300. The IPO of the Cochin shipyard yesterday was highly successful, oversubscribed 76 times, and is rated as one of the most successful IPOs in recent stock market history. We have twice earlier tried the ETF experiment and successfully. Globally also, the ETF assets have shown a significant increase. Globally today there are 4 trillion worth assets under management. And these assets are over the next 4 years likely to touch about 7 trillion. Large investors, including sovereign and pension funds, have started preferring this mode of investment. This is low cost, less risk,
These are highly liquid assets. It's a transparent investment. And it is traded at real time in the marketplace. A small note which flags all that I am saying for your convenience will just now be handed over to you also. In India, we've seen since 2015 the Provident Fund also being invested in the ETFs. Last year, we were able to raise 8,500 crores through the CPSE ETFs. And this year, the new ETF, which is a substantial announcement that I want to give you, is that a Bharat 22 ETF has been created. The 22 companies oblique investments comprise of CPSE, public sector banks, and some strategic holding in SUTI. It's a diversified portfolio of 6 sectors. That is basic materials, energy, finance, FMCG, industrials and utilities. There is no sector which crosses 20%. There is a sectoral capping of 20%. And there is a stock capping of 15%. There are a list of 22 investments, which effectively means that small tranches of holding of the government in various CPSEs and PSBs will be included in this. A list of those who have been included along with this note will be circulated to you just now. We are also going to give you a note that while selecting each of these sectors, we've also kept in mind sectoral reforms in each of the sectors, which have had a direct impact on the valuations of these shares. Some of them are directly impacted in a positive sense by some recent decisions that the government has taken in the past few years. And therefore we believe that this ETF will be a fairly successful one. I'll request Secretary Deepa, Mr. Neeraj Gupta, to just add a few words. So while selecting these constituents, we have tried to ensure that based on the past performance, the index, Bharat 22 index, will be better performing than the established indexes in the market, including the last CPSE ETF, which was largely energy-centric. As Honorable FM has already clarified, that is highly diversified. So it is capturing the strength of different sectors pooled into one financial instrument, which will be traded like an equity
getting the tax treatment like an equity, where the values will be discovered in a real-time basis, and the large AUM which government is committing to create under the new ETF will provide enough liquidity in the market for the investors. The S&P and Asia Index has created this index, so a lot of funds will further create their ETF funds. All the AMCs which are there in the market in the private sector, they can also create, like they create funds based on Nifty and Sensex. So they will create funds based on Bharat 22 also. So this will be an index which will continue to remain in the market, and government will be using this index for divestment. Another point, nearly 90% of the equities which are included, they are also traded in futures. So it will be much better received index because this will be large constituent, over 90% are traded in futures. Sir, how much, like some of the constituent stocks, please let me ask, how much roughly you plan to raise? So, list of 22 constituent stocks will be shared with you, no problem. तो खैर जो हम सुनना चाहते थे वो अभी तक पता नहीं चला है कि कौन कौन से स्टॉक शामिल होंगे। 22 शेयर संभवतः इसमें हैं। जिस तरह से इसके नाम से पता चलता है ज़्यादा से ज़्यादा 15% किसी भी एक शेयर का कंट्रीब्यूशन है बता रहे हैं, लेकिन वो डिटेल, वो लिस्ट सामने नहीं आई है जिस पर बाज़ार की नज़र है। तो जैसे ही हमें उसके डिटेल मिलेंगे हम आपको बताएंगे। चलिए तब तक आपको बताते हैं कि आज कौन से ट्रेड आप कर सकते हैं। जाते जाते BTST या STBT का वक्त हो चुका है फिलहाल, और नीरव अखाड़िया की कॉल सबसे पहले बजाज ऑटो फ्यूचर्स पे ये तेज़ी की सलाह दे रहे हैं। 2940 के टारगेट, 2845 पे एक स्टॉप लॉस भी नीरव लगा के चलेंगे। यस बैंक फ्यूचर्स पे भी इनकी कॉल है और यहाँ पर इन्होंने तेज़ी करने की सलाह दी है। 1840 के टारगेट, 1770 पे एक स्टॉप लगाने की राय नीरव दे रहे हैं। सिमी भौमिक BTST या STBT क्या लेकर आई हैं ये देखते हैं। मारुति पे BTST 7820, 7820 ये है टारगेट, 7720 ये है स्टॉप लॉस। और BPCL फ्यूचर्स पे भी इनका तेज़ी का कॉल है। 520 के टारगेट, 495 पे एक स्टॉप लॉस लगाने की राय फिलहाल दे रहे हैं। कुणाल सरावगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुणाल बताइए, आपके BTST या STBT कौन से हैं कॉल्स? दोनों BTST हैं प्रदीप। सबसे पहले वेदांता, जिसमें आज एक बहुत क्लियर ब्रेकआउट चार्ट पे नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि ये 297-300 के लेवल्स दिखाएगा। 285 पर स्टॉप लॉस रखकर इसमें खरीद की राय है। और दूसरा काउंटर सेंचुरी टेक्सटाइल्स, जिसमें आज एक मल्टीपल रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है। मुझे लगता है कि 1270-1280 के लेवल्स दिखाएगा। 1210 पर स्टॉप लॉस रखकर खरीद की राय। ओके, वागले साहब हमारे साथ जुड़ते हुए। वागले साहब, आपके कॉल्स? आफ्टरनून प्रदीप। टाटा स्टील में मेरा पहला BTST होगा, वैसे दोनों BTST है। स्टॉप लॉस 572, टारगेट 585। और दूसरा सेंचुरी टेक्सटाइल्स कुणाल के साथ जाऊंगा। स्टॉप लॉस 1220, टारगेट 1251। ओके, तो ये है आपके कॉल्स फिलहाल। यहाँ पर देखिए अभी भी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कौन से स्टॉक्स इस ETF में शामिल हुए हैं, उसके डिटेल्स हासिल करें जो अभी तक हमारे पास नहीं है। लेकिन आनंद, अगर आपसे ये पूछें कि अभी तक जो पिछले 2 ETFs आए हैं सरकारी कंपनियों के, उसमें तो अच्छे रिटर्न आए हैं मेरे ख्याल से, क्या कॉल देते हैं आप इस पर? एक्चुअल स्टॉक पता करने के बाद ही देख सकते हैं, लेकिन ब्रॉडली अगर आप देखें तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि पब्लिक सेक्टर में ऐसी कोई खास बात हो जाती है। हाँ, अगर उसमें डिफेंस PSUs ज़्यादा हैं तो इस वक्त शायद जिस तरह से बाजार का माहौल है उसमें ज़्यादा चल सकता है। रिफाइनिंग भी इस वक्त चल ही रहा है तो वो भी थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। मेरे हिसाब से इस तरह से ETF खाली गवर्नमेंट का लेने से बेहतर ये है कि डाइवर्सिफाइड फंड में पैसा डाला जाए। ओके, तो लेकिन नजरें रहेंगी यहाँ पर वो लिस्ट क्या होती है। करीब 22 कंपनियां शामिल होने वाली है इस पर्टिकुलर ETF में। उसके डिटेल्स आगे हम लेकर आएंगे जरूर। आपने रिफाइनिंग मेंशन किया, उसी पर आनंद, जिस तरह की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के नंबर्स आए हैं, कल IOC बम्पर तिमाही रही, HPCL के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा। यहाँ से आगे आपको क्या लग रहा है, ये रन रेट जारी रहेगा? क्योंकि 6-8 महीने पहले तो इन कंपनियों की वैसे भी हमने री रेटिंग होती देखी है बाजार में। अब यहाँ से आगे क्या दे पाएंगे ये? फिलहाल देखिए माहौल बेहतर है क्योंकि एक जगह
कैपेसिटी कम हो गई, शेल में आग लग गई है और कहीं और एक रिफाइनरी का शटडाउन है। इसके कारण रिफाइनिंग मार्जिन्स जो है इस वक्त बढ़े हुए हैं और ये कुछ महीनों तक बढ़े रहने की संभावना बनी हुई है। इसके साथ साथ इंडिया में गवर्नमेंट ने साफ ये संकेत दे दिया है कि वो इस वक्त मार्केट में ऑयल के लिए कम से कम इंटरफियर नहीं करेंगे। बाकी सब्सिडी जो है केरोसिन की वो भी धीरे धीरे जा रही है। तो इन कंपनियों को फाइनली आप एक कंपनी की तरह वैल्यू कर सकते हैं, ना कि खाली सब्सिडी बेस्ड कंपनी के हिसाब से। तो डेफिनेटली इस वक्त यहाँ पर इसमें स्टॉक में शायद वैल्यू आपको नजर आ सकती है। चार्ट्स पर HPCL पर एक कॉल दीजिए वागले साहब, क्योंकि ये देखिए इस समय का टॉप परफॉर्मर है, 10% से ज्यादा का उछाल इसमें देखा गया है। हर्षद बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। एक ही तकलीफ है कि ऑलरेडी बड़ी मूव चली गई है, 10% ऑलरेडी चला गया जैसे आपने कहा, तो वो एक मुझे एज ए ट्रेडर थोड़ा सा डाउट रहेगा। अदरवाइज मुझे लगता है और अपसाइड मुझे लगता है ये 500 की तरफ की मूव की शुरुआत है, अगले कुछ दिनों में पोजिशनल व्यू है। और 410 का थोड़ा सा स्टॉप लॉस बढ़ा होगा, वो एक ही फाइनेंशियली मैच नहीं हो रहा है, बट डायरेक्शनली बहुत ज्यादा क्लियर है। ओके, क्योंकि काफ़ी तेज़ी हो चुकी है इसलिए आपको यहाँ पर फिलहाल एक दिक्कत नज़र आती है। अब देखिए 10,070 के लेवल इस वक्त हम आते हुए देख रहे हैं। कुणाल, हम 10,060 के आसपास के लेवल लगातार सुन रहे थे कि वो अहम होंगे, उसके ऊपर जाकर अब निफ्टी बंद हो रहा है। इसका मतलब क्या ये आपको अंदाज़ा लगता है कि अगला हफ्ता तेज़ी का हो सकता है? देखिए प्रदीप, अगर अभी आप निफ्टी का ट्रेंड देखें और स्पेशली शॉर्ट टर्म चार्ट्स जैसे 30 मिनट चार्ट्स आप देखें तो आप देखते हैं कि लगातार हायर बॉटम्स की श्रृंखला टूट बनी हुई है निफ्टी पर। तो मुझे लगता है कि ट्रेंड डेफिनेटली पॉजिटिव है और उस पर कोई शंका नहीं करनी चाहिए। आज का भी बॉटम अगर आप देखें तो जो पिछला बॉटम है उसकी तुलना में ऊंचा ही बना है और जब तक हायर बॉटम्स बन रहे हैं तब तक मुझे लगता है कि ट्रेंड पॉजिटिव है। ये जो अभी लेटेस्ट बॉटम बना है ये 9980 के आसपास 9985 पर आज बना है, तो मुझे लगता है 9985 के स्टॉप लॉस से निफ्टी पर लॉन्ग पोजीशन रखनी चाहिए। त्रिवेणी इंजीनियरिंग एक स्टॉक जिसमें एक अच्छी रैली बनती दिखाई दी है, आज वॉल्यूम पिकअप काफी ज्यादा है, इनफैक्ट 10 डे एवरेज को काफी बीट कर रहा है एक शेयर और दोपहर बाद ही ये तेजी बनी है। कुणाल, इस पर क्या राय होगी आपकी? अब 100 पर दस्तक दे रहा है ये शेयर। देखिए जिस तरह का ब्रेकआउट यहाँ पर आता दिख रहा है हर्षदा, मुझे लगता है कि और बड़ी तेजी बन सकती है। इनफैक्ट ये खरीदने लायक शेयर है। 96 का एक रेजिस्टेंस था 96, 50, 97 के आसपास, जिसको आज बहुत डिसाइसिवली इसने क्लियर किया है। मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको 110 तक के लेवल्स भी आते हुए दिखाई दे सकते हैं। थोड़ा सा एक बड़ा स्टॉप लॉस 94 के आसपास रखें, मुझे लगता है 106, 107 पहला लक्ष्य होगा। ओके, तो यहाँ पर फिलहाल अच्छी तेजी की गुंजाइश बन रही है। इस बीच अगर आप देखें तो निफ्टी बैंक भी अब 24,800 के ऊपर करीब 150 पॉइंट की तेजी, 32,300 सेंसेक्स का लेवल और मार्केट ब्रेथ हालांकि अब भी हल्की से नेगेटिव बनी हुई है गिरने और बढ़ने वाले शेयर्स के बीच का अगर आप इक्वेशन देखते हैं तो। लेकिन ब्रॉड मार्केट में वो स्टॉक्स जहां पर आप तेजी देख रहे हैं इस वक्त, ऑयल कंपनीज और साथ ही शुगर के अलावा अगर आप नज़र डालें कुछ और काफ़ी तेज़ी वाले मिड कैप स्टॉक्स जो फिर से मूड में आते हुए नजर आ रहे हैं, उनमें वेंकीज होगा जहां पर हम 2% की और तेजी देख रहे हैं। तो अब कुल मिलाकर 5% का इजाफा बनता हुआ लंबी तेजी के बाद एक अच्छा खासा करेक्शन वेंकीज ने देखा और आज फिर से दिन के हाईस पर बंद होने जा रहा है। वागले साहब, क्या लगता है आपको? वागले साहब को हमारी आवाज पहुंच पा रही है? कुणाल, क्या कहते हैं आप वेंकीज पे? देखिए वेंकीज पे मैं बहुत लंबे वक्त से पॉजिटिव हूँ प्रदीप, और मुझे लगता है कि चार्ट बहुत ही पॉजिटिव है, इसमें कोई शंका ही नहीं है। और जब तक ये काउंटर 2,000 रुपए के ऊपर है तब तक जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस हैं वो निश्चिंत होकर के बने रहें। जिस तरह का ओवरऑल स्केर्सिटी प्रीमियम यहाँ पर बना हुआ है, मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको 2500 तक के लेवल्स भी आते हुए दिखेंगे, तो बने रहना चाहिए। 2,000 के नीचे एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और ये हमारा जबरदस्त जैकपॉट शेयर दरअसल साबित हुआ है, 4 गुना रिटर्न इसने कमा कर दिए हैं। शानदार रिटर्न वेंकीज के, और अब भी लगता है कि तेजी का मूड एक करेक्शन के बाद फिर से बन रहा है। लेकिन यहाँ पर काफी अपटिक देखने को मिला है। कुछ स्टॉक्स और है रेडार पर प्रदीप जिनमें एक्शन देखा गया है आज। उस पर अगर बात करें तो मेटल्स में एक अच्छी चमक देखने को मिली है। टाटा स्टील, वेदांता जैसे काउंटर्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, हिंडाल्को जैसे काउंटर्स में आउट परफॉर्मेंस है। एक स्टोरी तो साफ डेवलप हुई है आनंद, वो है एलएमई पर लगातार कॉपर, निकल जैसी कमोडिटीज हाईस पर ट्रेड कर रही हैं। उसका कुछ रब ऑफ इफेक्ट भारत में जरूर देखने को मिला है।
लेकिन इन लेवल से आपको क्या लग रहा है, इन फेरिस नॉन फेरिस प्लेज में ज्यादा रिटर्न्स कौन सी कंपनियां दे पाएंगी, किनके पास ज्यादा कैपेसिटी है डिमांड को डिलीवर करने के लिए? देखिए, नॉन फेरस स्पेस में एक्चुअली डिमांड सप्लाई सिचुएशन बेटर है और इंटरनेशनली भी प्राइसेस बेटर हैं। फेरस स्पेस में आउटलुक बेटर इसलिए है क्योंकि एंटी डंपिंग ड्यूटी और रिस्ट्रिक्शन के कारण जो है यहाँ पे इंडिया में वॉल्यूम और प्राइस दोनों से स्टेबल हो चुके हैं। तो अगर आपको फंडामेंटल्स के हिसाब से देखना है तो नॉन फेरस स्पेस बेटर लगता है अभी भी। फेरस स्पेस में भी कुछ हद तक ऑलरेडी बढ़त आ चुकी है और शायद अगर स्पेशली टाटा स्टील का जैसे अगर इंटरनेशनल जो बिजनेस है वो चला जाता है तो इंडिया में आपको उसका पॉजिटिव प्रभाव ज़्यादा दिखना शुरू हो जाएगा। तो बिटवीन द टू सेक्टर्स मेरे हिसाब से नॉन फेरस थोड़ा सेफर नजर आ रहा है। HPCL का शेयर एक बार फिर स्क्रीन पर लेकर आते हैं। 18% से ज्यादा का उछाल इसमें अब बन गया है। बहुत ही दमदार तेजी HPCL में देखने को मिल रही है। स्टॉक देखिए एक अच्छी तेजी दिखाता हुआ। BPCL आपकी स्क्रीन पर भी आएगा। 10% से ज्यादा की तेजी इसमें। काफी स्ट्रॉन्ग मूव्स इनकाउंटर्स में देखे जा रहे हैं। सिद्धार्थ, आप क्या प्रेफर करेंगे लेना? मैं दोबारा पूछ रही हूं क्योंकि ये रैली बहुत ही स्ट्रॉन्ग निकल कर आई है। अब मैं दोहराना चाहूँगा कि BPCL पे ही हम लोग ज़्यादा फोकस्ड है। सबसे बड़ी चीज़ ये OMCs में जो देखने मिल रही है कि जिस हिसाब से केरोसिन या LPG की सब्सिडी घटाई जाएगी आने वाले दिनों में और जिस हिसाब से पेट्रोल और डीजल कम्प्लीटली डीरेगुलेटेड है, ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है कि कंपनियों के लिए। यहाँ से एक अच्छा रुझान बन सकता है BPCL पे। तो हम मानते हैं कि HPCL डेफिनेटली एक अच्छा आज रुझान दिखा रहा है, बट BPCL पे एक रुझान बन सकता है शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव में। ओके आनंद, टाटा स्टील उम्मीद है एक टर्न अराउंड की यहाँ पर, और देखिए जाते जाते लोग खरीदारी करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये पूरी होगी आपको लगता है? अहम नतीजे जो और आएंगे सोमवार के दिन जिन पे आज नज़र होनी चाहिए, अमर राजा बैटरीज जहाँ पर हम कमज़ोरी देख रहे हैं इनफैक्ट नतीजों के पहले, और साथ ही ब्रिटानिया से क्या उम्मीद रखेंगे आप? अभी तक FMCG के जो नतीजे आए हैं इस हफ्ते, वहाँ से तो झटका लगा, आज डाबर खैर इतना बुरा। ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी आनंद। देखिए, नतीजों के ऊपर तो एनालिस्ट की जो कमेंट है उसमें हम कोई बहुत ज़्यादा ऐड नहीं कर सकते हैं। आपने जैसे कहा FMCG में थोड़ा सा GST के कारण उछल कूद हो सकती है, बट ब्रिटानिया अदरवाइज बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखा ही रहा है और शायद जहाँ तक प्रदर्शन का हिसाब है वो करता रहेगा ठीक ठाक ही, लेकिन वैल्यूएशन के ऊपर हमेशा थोड़ा सा संकोच रह सकता है। रही बात टाटा स्टील की, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा है कि उनका अगर इंटरनेशनल बिजनेस जो है जो कि वो मर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं थाइसन के साथ, उसमें अगर वो आगे बात बढ़ती है और वो बैलेंस शीट से निकल जाता है तो डेफिनेटली बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा कंपनी के लिए। और ओवरऑल भी अगर आप देखें तो टाटा ग्रुप में कम से कम फिर से ये उम्मीद लगा सकते हैं कि फिर से उसमें ROE के ऊपर थोड़ा सा फोकस शुरू हो रहा है, तो शायद वैसे भी रिस्ट्रक्चरिंग के कारण वहाँ पर बाकी कंपनियाँ भी अच्छा ही करेंगी। तो जहाँ तक टाटा स्टील का सवाल है, अगर एग्जीक्यूशन ठीक होता है तो यहाँ से बेहतर होने की संभावना है, लेकिन जैसे मैंने कहा मेन क्वेश्चन ये है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी कब और किस प्रोडक्ट पे बरकरार रहेगी और स्टील चाइना के कारण कहाँ तक उसको प्राइस ऊपर उठा सकते हैं। वो इंडिपेंडेंटली कोई बहुत अट्रैक्टिव बिजनेस नहीं है। ओके तो टाटा स्टील और ब्रिटानिया दोनों आज तो अच्छी क्लोजिंग दे रहे हैं नतीजों के पहले। जी प्रदीप, यहाँ पर कुछ और काउंटर्स रेडार पर रखने चाहिए। IOC की हमने बात की, लेकिन इन्फो एज देखिए 6% की तेजी दिखाता हुआ। सिम्फनी भी है जहाँ पर हमने देखा है करीब 4 से 5% का उछाल देखा गया है। कुलार, इन दोनों में से अगर आपने इन्फो एज और सिम्फनी एक चुनना हो, कहाँ पर बेहतर ट्रेड्स देखने को मिलेंगे? देखिए, सिम्फनी लॉन्ग टर्म पोजीशन के हिसाब से बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि और बड़ा अपसाइड बनेगा और बहुत बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है ये। इन्फो एज में आज एक ब्रेकआउट आ रहा है, तो अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का नजरिया है तो मुझे लगता है कि इन दोनों में से इन्फो एज बेटर है, बेटर चार्ट स्ट्रक्चर है शॉर्ट टर्म के हिसाब से। तो मुझे लगता है यहाँ से भी 5 से 10% की तेजी की गुंजाइश और दिखती है। 5 से 10% की गुंजाइश यहाँ से और बन सकती है। और हम आखिरी मिनटों पे पहुंच चुके हैं अब। फाइनली आज निफ्टी 10,070 के ऊपर बंद होने की तैयारी में और निफ्टी बैंक 24,800 के ऊपर क्लोजिंग की तैयारी में दिखाई दे रहा है। मिड कैप्स में भी अच्छी रिकवरी आई, 18,400 के काफ़ी करीब हम पहुंचे हैं। मार्केट ब्रेथ अब भी हालांकि कमज़ोर है, गिरने वाले शेयर्स थोड़े ज़्यादा हैं और कुल कारोबार अगर आज देखें आप तो करीब 4,70,000 करोड़ से थोड़ा ऊपर
कैश मार्केट के वॉल्यूम हालांकि औसत से थोड़े नीचे नज़र आ रहे हैं आज के ट्रेड में। तो कुल मिलाकर एक काफ़ी अच्छी तेज़ी के साथ क्लोजिंग होती हुई दिखाई दे रही है और काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ बढ़ने वाले शेयरों पर नज़र डालें आखिर में तो आप आज के हीरोज़ में तो टाइटन ही सबसे आगे नज़र आता है, जहां करीब 10 गुना वॉल्यूम के साथ तेज़ी बनी है। लेकिन इसके अलावा सबसे शानदार रिकवरी आज के दिन अगर कहीं आई तो वो जीवन में थी, जिनके निचले स्तरों से तकरीबन 14% की तेज़ी देखने को मिली है आज के ट्रेड में। ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ बढ़ने वालों में HPCL भी ज़रूर शामिल होगा, करीबन 10% की तेज़ी के साथ। ऑयल के नाम इनफैक्ट इस दिन होता हुआ दिखाई दे रहा है बाजार बंद होते होते, जहां पर HP, IOC, BPCL में हमने देखा दमदार तेज़ी रही है। वैसे अगर आप देखें तो दूसरे दिग्गज जिन्होंने बाजार की मदद की है, टाटा स्टील नतीजों से पहले यहाँ पर अच्छी खरीदारी हुई। आयशर मोटर्स में 3.5% का उछाल, कोल इंडिया, हीरो मोटोकॉर्प, वेदांता, NTPC ये दूसरे कुछ दिग्गज काउंटर्स रहे हैं जहां पर दमदार तेजी रही है। हालांकि फार्मा कंपनियों की काफी पिटाई हुई है आज। डॉक्टर रेड्डीज टॉप लूजर 3.5% नीचे। लुपिन में हमने देखा कई ब्रोकरेजेस ने कहा कि 21% का जो गाइडेंस दिया है वो अब थोड़ा बेहतर दिखाई दे रहा है मार्जिन के लिहाज से, लेकिन 990 तक आया है काउंटर। और बिंदो और सनफार्मा में भी हमने देखा, बायोकॉन भी एक टॉप लूजर था आज खराब खबरों के चलते। रिलायंस इंडस्ट्रीज कल आपको याद होगा इसने काफी सपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन आज लोगों ने कुछ मुनाफा वसूली करना ठीक समझा है स्टॉक में। 1.5% के नुकसान के साथ इनफैक्ट ये जाकर टिकता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन याद रखिए ये वीकली क्लोजिंग है, तो आउट परफॉर्मर्स कौन से हैं? अनडाउटेडली ऑयल मार्केटिंग कंपनियां। 13% वीकली बेसिस पर IOC के रिटर्न है। BPCL में करीब 9% के रिटर्न देखने को मिले हैं। साथ ही हीरो मोटोकॉर्प जैसे भी आउट परफॉर्मर्स रहे हैं इस पूरे हफ्ते, जहां पर 7 से 8% का उछाल देखने को मिला है। 10,070 पर निफ्टी आज जाकर टिक रहा है। दिन के अंत में 56 अंकों की बढ़त। दोपहर बाद हम सुबह से कह रहे थे रिकवरी आने के पूरे आसार बन रहे हैं और वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी ने एक बहुत बड़ा हाथ दिया है आज की इस रिकवरी में। 161 अंकों का उछाल आज बैंक निफ्टी में देखा गया। तो अंत में आप कह सकते हैं शुरुआती वॉलेटिलिटी के बाद एक दमदार सत्र जरूर साबित हुआ है, जहां पर सरकारी या फिर PSU स्टॉक्स ने भी काफी सपोर्ट किया मार्केट को। बिल्कुल, और PSU स्टॉक्स का नया ETF जिसका हमें अभी ब्रेकअप का इंतजार है, तो उन स्टॉक्स पे हम अगले हफ्ते ही चर्चा करेंगे और एक व्यू शायद ले पाएंगे। लेकिन फिलहाल आज का क्लोजिंग का लेवल ज़रूर काफ़ी शानदार दिखाई देता है। और इसके साथ ही इजाज़त लें इसके पहले कुणाल, इस क्लोजिंग को देखते हुए अगले हफ्ते के लिए आप क्या रेंज अब देखेंगे निफ्टी की? देखिए मुझे लगता है कि जो सबसे क्रिटिकल लेवल्स हैं वो 9975 अगर आप देखें नीचे की ओर और 10,150 ऊपर की ओर, मुझे लगता है कि ये जो रीजन है ये इमीडिएट टर्म में आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई देगी। तो 10,150 को आए करना चाहिए फिलहाल। ओके, और चलिए इसके साथ ही लेंगे आप सभी मेहमानों से इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए नज़र डालते हैं स्टॉक 2020 के नतीजे पर। तो आज काफी जबरदस्त मुकाबला रहा और शानदार रिटर्न भी निकल कर आए हैं। नीरज और हेमंत दोनों ने 3% से ज्यादा कमाई की, लेकिन हेमंत ने यहां पर बढ़त हासिल की है 3.16%। काफी शानदार रिटर्न। और कौन से थे वो स्टॉक्स जिनकी बदौलत ये रिटर्न आया? स्पाइस जेट एयरवेज तो आज एविएशन पे बुलिश थे हेमंत और उसका पूरा फायदा मिला है। वहीं MRF पर यहाँ इन्होंने एक शॉर्ट किया था और पटेल इंटीग्रेटेड जहाँ पर इन्होंने अच्छी कमाई की है। नीरज की टीम पे नजर डालें और देखें कौन से थे वो स्टॉक्स जिनमें कमाई की है नीरज ने। त्रिवेणी इंजीनियरिंग और IOC पे तेजी की, लेकिन बायोकॉन और C8 ये 2 शॉर्ट करके भी अच्छी कमाई आज नीरज करने में कामयाब रहे हैं। तो आखिरी सौदा में फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आज तो शुक्र है जी, और शुक्रवार भी है तो आपके लिए वीकेंड मस्ती लेकर आएंगे। खासकर जब बाजार ने वॉलेटिलिटी के बाद इतनी बढ़िया क्लोजिंग दिखाई है तो वीकेंड की भी तैयारी जबरदस्त होनी चाहिए। इसी पर बात होगी।